आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटा जी, आज हम आपके सामने एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। टॉपिक तो वैसे ये बड़ा आसान है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, पर हमारी बुक ने जो रिएक्शन चूज़ किया है वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, तो तुम थोड़ा सा ज़रा फोकस्ड रहना, एकदम बढ़िया समझ आ जाएगा। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, या फिर बेटा इनका दूसरा नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेटा अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वक्त में हो रही हो, याद रखेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक ही वक्त में होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। लेकिन सवाल ये कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है वो हवा में थोड़ी फेंक रहे हैं, मतलब कोई तो होना चाहिए ना जो उस इलेक्ट्रॉन को पकड़े, यानी रिडक्शन। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होने वाले प्रोसेस है। क्लियर है। अब मान लीजिए एक एटम एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हमेशा के लिए दूसरे को पकड़ा देता है, तो इसको बेटा हम बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि एक एटम दूसरे एटम को पूरा इलेक्ट्रॉन ना दे, मतलब उसके साथ शेयरिंग कर दे, 60% 70% इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर दे, तो इसको हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है। चलिए अब जरा इस एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जरा मेरी बातें गौर से सुनिए आपने। सबसे पहले मेरे पास एक केमिकल है, इस केमिकल का नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। अगर बेटा जी मैं इस केमिकल के बारे में बात करता हूं तो इसका कलर एकदम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत डार्क पर्पल कलर्ड। आपने MCQs वगैरह में याद रखना है कि पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर होता है डार्क पर्पल कलर्ड। अच्छा, ये एक बहुत ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है। अगला स्टेप, लेकिन याद रखिएगा इस भाई साहब को काम करने के लिए बड़ा नखरीला है। इसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। तो एसिडिक मीडियम बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी केमिकल्स का बादशाह, ये तो केमिकल्स का राजा है, ये डाल देंगे। क्लियर है। हमने तीन बातें समझ ली हैं। हमने समझ लिया कि पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर होता है पर्पल। हमने ये बात समझ ली कि पोटेशियम पर मैग्नेट एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है। फिर हमने ये बात भी समझ ली कि पोटेशियम पर मैग्नेट को काम करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। याद रहेगा, पर्पल कलर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और काम करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब मान लीजिए कि जब पोटेशियम पर मैग्नेट को सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है तो ये एकदम एक्टिव हो जाता है। अब जैसे ही ये एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सैलिक एसिड पर अटैक कर देगा और ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन कर देगा। दिक्कत समझे। यानी अभी हो ये रहा है कि क्या पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सैलिक एसिड पर अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये एक्टिव ही नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लड़कर एक्टिव हो जाता है, फिर ये अटैक करता है ऑक्सैलिक एसिड पर और इसकी ऑक्सीडेशन करता है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। बढ़िया समझ यहाँ तक। अभी हमें समझ आ गया हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पहले क्या करेंगे, हम पोटेशियम पर मैग्नेट को स्टेप 1 में एक्टिव करेंगे और स्टेप 2 में फिर उसको अटैक करवा देंगे ऑक्सैलिक एसिड पर। याद रहेगा, क्योंकि इसने ऑक्सीडेशन करनी है ऑक्सैलिक एसिड की। तो आइए जरा सबसे पहले तो ना इसको जरा एक्टिव करते हैं। बेटा मेरे पास है 2 पोटेशियम पर मैग्नेट। चलिए मैं जरा खुला करके लिख देता हूँ ताकि आपको रिएक्शन समझ आए। मेरे पास ना पोटेशियम पर मैग्नेट है 2, पोटेशियम पर मैग्नेट है 2, और मेरे पास है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड 3। मैंने 2 पोटेशियम पर मैग्नेट लिए और बेटा ये 3 सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, H2SO4, मतलब 3 मोल H2SO4 और यहां पर भी H2SO4। तो 2 पोटेशियम पर मैग्नेट और 3 सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या होगा, अब ये रिएक्शन कैसे करेंगे वो तो आपने देखना है। बेटा जी यहां से 2 पोटेशियम निकलेंगे, यहां से 2 पोटेशियम निकलेंगे और सल्फेट के साथ जाकर चिपक जाएंगे। फिर से सुन लीजिए, 2 पोटेशियम एक सल्फेट के साथ जाकर चिपक जाएंगे तो बनेगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। अच्छा, फिर बेटा जी यहां से मैंगनीज निकलेगा, सल्फेट के साथ जाकर चिपकेगा तो बनेगा मैंगनीज सल्फेट, MnSO4। फिर जो अगला, ये मैग्नीशियम नहीं है, मैंगनीज है, वो और चीज़ है, ये और चीज़ है। तो मैंगनीज अगला सल्फेट के साथ जाकर चिपकेगा तो फिर से मैंगनीज सल्फेट, MnSO4। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। K2SO4, MnSO4। उसके बाद बेटा जी यहां से ये जो 3 हाइड्रोजन है, ये वाले 3 हाइड्रोजन है, यहां से मेरा बेटा ऑक्सीजन पकड़ लेंगे, 3 ऑक्सीजन के एटम्स, H2O, 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 यानी अगले स्टेप में H2O, H2O, H2O। अब आप सोच के बताइए क्या कुछ बचा है या नहीं बचा।
सोचिएगा, दोबारा देखें जरा, K2SO4 MnSO4 MnSO4 H2O H2O H2O। बेटा एक ऑक्सीजन ऊपर बच गया क्योंकि 3 तो इस्तेमाल हो गए, एक ऑक्सीजन ऊपर बच गया और 4 नीचे बच गए, तो 4 और 1 कितने हो गए 5। तो इसका मतलब यह है भाई हमारा काम बन गया, हमें 5 ऑक्सीजन के एटम्स मिल गए और यही बेटा हमारे पास होती है एक्टिव ऑक्सीजन। तो अभी आपने समझ लिया कि हमने एक्टिव कर दिया किसको, पोटेशियम परमैंगनेट को। तो अभी हमें समझ आ गया पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड को जब आपस में लड़वाया जाता है तो हमें एक्टिव ऑक्सीजन मिल जाती है। अब जरा इस रिएक्शन को खूबसूरत सा करके नीचे लिखते हैं। बेटा हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट कितने हैं, 2, 2KMnO4, 2 पोटेशियम परमैंगनेट। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड कितने हैं, 3 मेरा बेटा आ गए हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा 2 पोटेशियम परमैंगनेट 3 सल्फ्यूरिक एसिड, 2 3 क्या क्या बना, K2SO4 और क्या बना 2 मैंगनीज सल्फेट 2 MnSO4 और क्या बना, और मेरा बेटा बना 3H2O और साथ में बेटा क्या बना 5 ऑक्सीजन। और यही सबसे खास चीज़ है 5 ऑक्सीजन। क्लियर है। अगला स्टेप ये बेटा हमने रिएक्शन को इस तरह जरा समराइज करके लिख दिया। अगला स्टेप आपको याद होगा मैंने बोला था कि सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट को एक्टिव करवाना है, उसके बाद अटैक करवा देना है ऑक्सैलिक एसिड पर। अब सवाल ये कि सर ये ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है। ऑक्सैलिक एसिड दरअसल टमाटरों के अंदर पाया जाने वाला एसिड है। आपने पिछले रेफरेंस के अंदर पढ़ लिया हुआ है, हर वो चीज़ जिसका जायका खट्टा होता है वो एसिड कहलाती है ना। तो चूंकि टमाटर का जायका खट्टा है तो वो एसिड है, उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड है। अगला स्टेप, अब बेटा ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C2H2O4। चाहे तो पूरा खुला करके लिख सकते हैं पर टाइम काफी गुजर जाएगा, आप बस ऐसे याद कर लो C2H2O4, रट्टा मार दो, क्रैमिंग कर लो। अच्छा उसके बाद आपको याद है ना ऊपर ये 5 ऑक्सीजन बने पड़े थे, तो अभी क्या होगा इन 5 ऑक्सीजन में से एक भाग कर नीचे आ जाएगा, ये रहा। और जैसे प्यारे बेटा ये नीचे आएगा तो ये अटैक कर देगा ऑक्सैलिक एसिड पर। अब जैसे ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा जरा देखते हैं, H2O यानी ये H2O पानी, H2O पानी। अगला स्टेप बेटा यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर कितने कार्बन, 2 कार्बन। अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 4, तो 2 ऊपर वाले को दे दो, 2 नीचे वाले को दे दो। क्लियर है। H2O 2 कार्बन और साथ में 4 ऑक्सीजन, 2 दूसरे कार्बन को और 2 पहले कार्बन को, कुछ इस तरह से 2 कार्बन एक्सेल बन जाएगी। अब इस रिएक्शन को अगर मैं चाहूँ तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। बेटे इसको 5 से मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई इसलिए करूंगा क्योंकि ऊपर आपको याद होगा 5 ऑक्सीजन बनी थी लेकिन नीचे 1 ऑक्सीजन आई है, मतलब 1 ऑक्सीजन का यूज़ किया, तो अभी ऊपर 4 भी तो है ना, वो 4 भी नीचे आएंगी, वो भी अलग अलग ऑक्सैलिक एसिड पर अटैक करेंगी। यानी मैं कहना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि ये जो ऊपर 5 ऑक्सीजन बनी है ये आकर ऑक्सैलिक एसिड पर अटैक करेगी और ये रिएक्शन 5 दफ़ा चल सकता है। कुछ भी हो जाए आपको ये रिएक्शन को इससे बेस्ट नहीं समझा सकता। मैंने बड़ी कोशिश की इसको थोड़ा खुला शुला करके समझा दूँ। फिलहाल हमने 2 बातें समझ ली हैं। सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट को एक्टिव करवाना है, जब एक्टिव हो जाएगा तो 5 ऑक्सीजन बनेंगे, फिर ये 5 ऑक्सीजन नीचे भाग कर आएंगे और 5 ऑक्सैलिक एसिड पर अटैक करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि प्यारे बेटा उसकी करेंगे ऑक्सीडेशन। अभी थोड़ा फील हुआ है। इसी रिएक्शन को थोड़ा दोबारा नीचे लिखते हैं जरा नीट एंड क्लीन। बेटा हमारे पास है ऑक्सीजन आया, इसने अटैक किया ऑक्सैलिक एसिड पर और जैसे ही इसने अटैक करा तो क्या बना, पानी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी, 2। अच्छा उसके बाद मैंने इस रिएक्शन को 5 से इसलिए मल्टीप्लाई करा ताकि हमें पता चल सके कि ये रिएक्शन भाई साहब तो 5 दफ़ा चल सकते हैं। तो ये 2 स्टेप हमारे पास हो गए। अब अगर मुझे ओवरऑल रिएक्शन लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे। बेटा सबसे पहले तो आपने देखना है क्या यहाँ पर और यहाँ पर कोई चीज़ आपस में मिल रही है, अगर मिल रही है तो काट सकते हैं। इधर और इधर जहाँ जहाँ बता रहे हैं वहीं वहीं देखना है, इधर उधर मत देखो। जहाँ जहाँ बता रहे हैं क्या यहाँ और यहाँ पर कोई चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही। क्या यहाँ और यहाँ पर चीज़ मिल रही है कोई, इधर और इधर, बिल्कुल ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 1 नहीं है 5 है। यहाँ पर 5 ऑक्सीजन, ऊपर भी कितने ऑक्सीजन है, 5। तो प्यारे बेटा इन दोनों को काट दो, 5 ऑक्सीजन कट गए। अब क्या बचा, अब जो भी बचा उसको एज इट इज लिख दो। जैसे क्या क्या बचा, हमारे पास बचा 2KMnO4, हमारे पास बचा 3H2SO4, हमारे पास बचा ऑक्सैलिक एसिड, मगर कितने, 5, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5C2H2O4। अच्छा अगला स्टेप क्या क्या बना, K2SO4 और क्या बना 2MnSO4 और क्या बना 3H2O। अच्छा और क्या बना 5H2O। अच्छा लेकिन ऊपर 3 है नीचे 5 है, 5 और 3 कितने हो गए 8, तो मैंने इकट्ठा ही लिख दिया 8। 5 2 10 कार्बन डाइऑक्साइड।
क्लियर है? कुछ बात पहले पढ़ी है अगर नहीं पढ़ी तो थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके ले लो और फिर दोबारा इसको समझो, ठीक है? ये ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन है, मतलब चाहे तो रिएक्शन डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते थे और वो तो तुम्हें समझ ही कुछ नहीं आना था, तो इसलिए हमने रिएक्शन को पूरा खोल के समझा है, इसलिए बोल रहा हूँ अगर नहीं समझ आए तो थोड़ा सा ज़रा दोबारा एक दफ़ा। अच्छा अब आगे ये जो बेटा स्टेप है, अगर मैं इसको समझाने बैठूँ तो आधे घंटे की वीडियो और लंबी बन जाएगी, हम ऐसा करेंगे नहीं। अभी ज़रा ना मैं इसको थोड़ी सी बातें आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको पहले तो फोकस रखना है मैंगनीज़ पर, कि मैंगनीज़ यहाँ से यहाँ पर आया और जो कार्बन है वो यहाँ से यहाँ पर आया। मैंने इसी रिएक्शन को उठाकर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कोई नया रिएक्शन नहीं है, इसी को उठाकर यहाँ पर लिख दिया। अच्छा ये यहाँ से भागकर यहाँ पर आया और ये यहाँ से भागकर यहाँ पर आया, इसको जरा गौर से देखेगा। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में आ गए 2, अगले शेल में आ गए 6, और आपको पता ही है कि अगले शेल में सेकंड शेल में आने कितने चाहिए थे? 8, है ना? इसके पास 6 हैं। स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अभी हमें बात समझ आ गई कि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब चूंकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन दोगे, और जैसे प्यारे बेटा इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो डेफिनेटली इस पर -2 चार्ज आएगा। अगर आपको ये नहीं बात समझ आ रही तो आपको पहला लेक्चर देखना है इस चैप्टर का, ऑक्सीडेशन नंबर वाला, उसमें हमने एकदम बढ़िया बात की है। फिलहाल बस याद रख लो कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा -2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा -2। एक ऑक्सीजन पर -2, मगर यहाँ पर तो 4 एटम है, तो इसीलिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद पोटेशियम के पास होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में आ गए 2, अगले शेल में आ गए 8, 8 और 2 गए 10, तीसरे शेल में भी आ गए 8, तो ये हो गए 18, और चौथे शेल में भी फिलहाल आप यही मान के रखो कि 8 ही आने चाहिए थे। मगर इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। स्टेबल है या अनस्टेबल? ऑफकोर्स अनस्टेबल है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जैसे मेरा प्यारा बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो थर्ड शेल में 8 रह जाएंगे, और होने भी 8 चाहिए थे, एकदम बढ़िया स्टेबल हो जाएगा। अच्छा अब सवाल ये है कि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया हुआ है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज। तो फिलहाल तेरा टॉपिक में बेटा यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन पर -2 क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, तो यहाँ पर 4 है तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा एक पोटेशियम पर आता है +1 क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। अब टोटल कितना हो गया? 4 2 8, -8। अच्छा ये क्या है? +1, -8 +1, प्लस माइनस 8 में से 1 गया तो बाकी बेटा बच गया 7। तो यानी कि इस केस में मैंगनीज के ऊपर 7 चार्ज है, यही मैंने लिखा हुआ मैंगनीज के ऊपर +7। अब जरा नीचे आ दो, जब मैंगनीज यहाँ से यहाँ भाग कर आया तो अभी हमने देखा था ना कि एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है और 4 को जोड़ेगा -8। सल्फर के ऊपर बेटा होता है +6, प्लस माइनस -8 में से 6 गया सॉरी, तो बेटा आंसर आ जाएगा -2। मतलब अभी फिलहाल आप ऐसा समझ लो कि इसके ऊपर चार्ज आएगा +2। अब वो कैसे बनता है भाई, वो मैंने आपको बताया कि ये बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। बस फिलहाल तुम इतना समझ लो कि यहाँ पर मैंगनीज +7 से बेटा जी भाग कर गया +2 की तरफ। क्लियर है ना? देखिए ना, +6 +2 +8, और ये -8 भी तो 0 होगा। बस फिलहाल तुम इतना समझ लो कि ये +7 से +2 में गया, रट्टा मार लो, क्रैमिंग कर लो, +7 से +2। अब +7 से +2, 7 से 2 यानी चार्ज घटा है, 7 से 2 चार्ज घटा, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, रिड्यूस का बेटा मतलब होता है कम होना। तो चूंकि यहाँ पर 7 से 2 चार्ज कम हुआ है, चार्ज घटा है, इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन। यानी इस केस में मैंगनीज की रिडक्शन हुई है। अब इधर आ रहे, अगर बेटा मैं कार्बन की बात करता हूं तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक ऑक्सीजन पर -2 तो 4 पर हो जाएगा -8। बेटा एक हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है तो 2 पर कितना हो जाएगा? +2। तो बेटा प्लस माइनस 8 में से दोगे तो आंसर आना चाहिए 6। तो इसका मतलब ये दरमियान में कार्बन पर चार्ज होना चाहिए +6, मगर यहाँ पर चूंकि 2 कार्बन है तो इसलिए इसके ऊपर होगा +3, लेकिन 2 दफ़ा, क्योंकि 2 कार्बन है ना, +3 दोनों पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि इधर कार्बन पर कितना चार्ज है? +3। कार्बन पर कितना चार्ज है? +3। अब आगे देखें, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो अभी आपको बताया था कि एक ऑक्सीजन पर -2 तो 2 पर हो गया -4। अगर इन पर -4 है तो इस पर कितना होगा? +4, मतलब ताकत बराबर 0 हो सके ना, न्यूट्रल हो सके। तो +3 से +4 यानी चार्ज बढ़ा है, ज़्यादा हुआ है, और ऑक्सीडेशन नंबर का ज़्यादा होना ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इसका बेटा कम होना ये कहलाता है रिडक्शन। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर मैंगनीज का चार्ज कम हुआ है यानी उसकी रिडक्शन हुई है, और कार्बन का चार्ज ज़्यादा हुआ है यानी उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। और यही तो होता था भाई रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रही हो। क्लियर है?